का जिक्र रामेंद्र आप कर रहे हैं और शायद इसी बदलाव की वजह से बीते 2 आम चुनाव में लालचंद जी एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की सियासत ने करके दिखाया, जिसका स्थायी सरकार के तौर पर हमें असर दिल्ली में भी देखने को मिला। और इस बार भी इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि जब स्थायी सरकार होती है तो कैसे परिणाम और नतीजे होते हैं, कैसे फैसले होते हैं, ये भी लगातार चर्चा हो रही है। एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे बीच में आपने चर्चा सुनी होगी, संजय राउत ने बयान दिया हम चाहे जितने बना लें, 1 साल में 4 बना लेंगे। तो बात हुई कि भाई जब 1 साल में 4 बने या 1 बने और 5 साल में 5 बने या 20 बने, तो ऐसी व्यवस्था, इस तरह का जो अस्थायित्व है, ये देश की सुरक्षा हो, देश की अर्थव्यवस्था हो, देश की छवि हो, उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और इसमें अनुमान लगाने की क्या बात है? क्या हमने अस्थिर सरकारों का दौर देखा नहीं है क्या? देखा है, बिल्कुल दशकों तक देखा है। बिल्कुल 3 दशक तक जिस तरह की अस्थिरता रही, मोटे तौर पर 1984-85 से लेकर के और 2014 तक करीब करीब 3 दशक, और बीच बीच में भी अस्थिरता हमने देखी। तो अस्थिर सरकारों के दौर का जो तजुर्बा है वो हम सभी को है कि उसका क्या नुकसान होता है, देश किस तरह से उसकी कीमत चुकाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि बिल्कुल एक स्थायी सरकार बने, मजबूत सरकार बने। ये होना भी चाहिए। और निश्चित तौर से ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्थायी सरकार होना देश के लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि स्थायित्व के साथ में मजबूत फैसले हो और देश तरक्की करे। और इस वक्त की जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री का रोड शो, जो कि शाम 5 बजे बीएचयू के मुख्य गेट से शुरू हुआ था, वो अब पहुंच चुका है बाबा विश्वनाथ के धाम में। प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 8 बजे की जो संध्या आरती बाबा के धाम में होती है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और उस समय वो पूजा पाठ और जो विधि विधान जो रहता है मान्यताओं के आधार पर, उसमें पूरी तरीके से उस तरीके से वो शामिल होंगे। और इस बात का भी अनुमान लगातार लगाया जा रहा था कि कई घंटों का ये सफर जब होगा तो हजारों की संख्या में या कुछ लाख लोग पहुंचेंगे। और शायद तस्वीरें जो गिनेंगे वो बताएंगे, लेकिन जो तस्वीरें थी लालचंद जी, कम से कम वो तो यही बयां कर रही थी कि हर पॉइंट पे इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो ये संख्या कहां तक पहुंची होगी। और कल का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कल काल भैरव के दर्शन करेंगे, उसके बाद में उनके एनडीए के नेताओं के साथ बैठक, मीटिंग, और उसके बाद नामांकन। 11:40 का वक्त भी तय हुआ है। तो ये अपने आप में आज से लेकर कल तक का कार्यक्रम। आज रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री काशी में ही करेंगे लालचंद जी। बिल्कुल, और ये अपने आप में अहम है प्रधानमंत्री का ये दौरा। आज जो जनसैलाब दिखाई पड़ा, आप जिक्र कर रहे थे कितनी संख्या होगी। 5 बजे से लेकर के जब से इस रोड शो का आयोजन हुआ है और अब इस समय जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, मुझे तो लगता है कि अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो ये कई लाख, ये जनसैलाब वो उसका डेटा आएगा, उसकी संख्या आएगी कि इतने लोग इससे कनेक्ट हुए और जुड़े। और जहाँ तक बात है कि कल के नामांकन की, निश्चित रूप से एक शुभ मुहूर्त को देख करके प्रधानमंत्री कल ये नामांकन करने वाले हैं। और जैसी कि खबरें आ रही हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की जो नामचीन हस्तियां हैं, जैसा कि पहले भी आर्येंद्र जिक्र कर रहे थे कि चाहे साल 2014 की बात कर लीजिए, 2019 की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्तित्व के साथ, अलग अलग शख्सियत के साथ उनको प्रस्तावक बना करके अपना नामांकन करते हैं। तो कल भी ये ज़रूर हमें दिखाई पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जब नामांकन करेंगे तो उसी तरह से संभावना है कि अलग अलग क्षेत्रों के जो नामचीन लोग हैं, जो मशहूर हस्तियां हैं, वो उनके प्रस्तावक हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक तरीके से सर्व समाज की ओर से काशी प्रस्ताव दे रही है कि साहब आप हमारे सांसद बनिए, ये भाव भी होगा। और आपने कहा कि पहले के प्रस्तावकों में पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी भी रहे हैं। वो अपने आप में, उनको कौन नहीं जानता, काशी की पहचान के तौर पे हैं। गिरधर मालवीय जी, जो कि मालवीय जी के परिवार से आते हैं। डोम राजा, जिनके बारे में काशी की जो व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था चली आ रही है, उस पुरातन व्यवस्था में डोम राजा का जो स्थान है, विशेष स्थान, वो हर कोई जानता है कि वो किसी राजा से कम तुल्य नहीं है। ऐसे में वो भी उनके प्रस्तावक के तौर पे थे। इसके अलावा शिक्षाविद हो या फिर अन्नपूर्णा शुक्ला जी हो, नाविक भद्र प्रसाद निषाद जी हो या बुनकर अशोक कुमार जी हो, तो जो तमाम प्रकार के समाज के वर्ग हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से प्रस्तावना रही है, प्रस्तावक रहे हैं। और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि साहब आप हमारे सांसद बनिए, और इतना बड़ा जन समर्थन भी देखने को मिला। हालांकि अभी कयासों के बीच में बहुत से नाम चल रहे हैं जिनके बारे में अभी हमें आपको जिक्र करना उतना मुफीद नहीं है, लेकिन बहुत से नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा भी चल रही है कि कल कौन प्रस्तावक हो सकते हैं।
आपने जैसा बताया 10:40 का 11:40 का मुहूर्त है, तो निश्चित रूप से सुबह से ही नाम आने शुरू हो जाएंगे कि कौन कौन से प्रस्तावक हैं। और क्योंकि हमारे संवाददाताओं की एक टीम वहाँ पर पूरी टीम मौजूद है, कई संवाददाता हमारे मौजूद हैं, तो हमें तो कल सुबह से लगातार उसकी जानकारी मिलती रहेगी और हम दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे कि कौन कौन से प्रमुख नाम हैं जो प्रधानमंत्री के इस बार वहाँ पर नामांकन में प्रस्तावक बन रहे हैं। पिछली बार का एक दृश्य मुझे याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ उसका जिक्र जरूर कर दूँ। अब प्रकाश सिंह बादल तो स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन 2019 का मुझे वो नामांकन याद है जब वहां पर एनडीए के नेता एकत्रित हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जो अब नहीं रहे उस समय वहां पर थे, तो उनका पैर छूकर उन्होंने प्रणाम करके आशीर्वाद लिया था। ये आप जो कह रहे हैं, आप जब आपने कहा तो मुझे भी तस्वीर का स्मरण हुआ। और जिस एनडीए के तमाम नेताओं की मौजूदगी का जिक्र आप 2019 के स्मरण से कर रहे हैं, वो कल भी होगा। न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बल्कि एनडीए के तमाम बड़े नेता भी नामांकन से पहले कल काशी में मौजूद होंगे। और वहां पर एनडीए की एक बड़ी बैठक भी इस बात का संकेत होगी कि साहब देखिए, मोदी का परिवार को लेकर भले ही राजनीति होती हो, लेकिन एनडीए का परिवार या कुनबा कितना समृद्ध है, कितने दल इसमें मौजूद हैं, कितने लोग इसमें मौजूद हैं। और इसमें क्षेत्रीय क्षत्रपों से लेके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े चेहरे कल मौजूद होंगे। और उनसे बैठक के बाद में, रणनीति तय करने के बाद में 11:40 पे नामांकन का मुहूर्त है। बिल्कुल, वो 11:40 का निश्चित तौर पर सभी को इंतजार है। और कहते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो बहुत सारे, एक तस्वीर हजारों शब्दों का संदेश देती है। तो प्रधानमंत्री के लिए जब इस तरह से प्रस्तावक के रूप में एनडीए के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तो वो अपने आप में उसका भी एक संकेत है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से अस्थायित्व है, किस तरह भरोसा है। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद तस्वीरें वो भी आएंगी जब प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए और पूजा अर्चना में शामिल होते हुए नजर आएंगे। उन तस्वीरों को भी हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाई पाव भाजी लाजवाब। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई, यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर हमारा ये खास शो। आर्येंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि आज चौथे दौर का मतदान भी संपन्न हुआ है, तो मतदान को लेकर क्या कुछ खबरें हैं उससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि लोकसभा चुनावों के चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चौथे चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ ही 1717 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में बंद हो गई। तो देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। तो कैसा रहा चौथे चरण का मतदान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश के हर हिस्से में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। युवाओं के साथ बुजुर्ग मतदाता भी सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। ये मेरा पहला मतदान था, तो मतदान करने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, मैंने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट किया, जिसको क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, हमारे एरिया के विकास में उनका कुछ अवदान, कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, एक उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाई है। जो भी आगे सरकार आए वो हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक लेके जाए और पूरे विश्व में हमारा नाम हो। इसी चरण में श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए भी वोट डाले गए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र के इस महोत्सव में कश्मीर के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीनगर और इसके बाहरी इलाकों के अलावा पुलवामा के ज्यादातर मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। युवाओं के साथ साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में कश्मीरी महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अपनी जिंदगी में कोई वोट नहीं डाला है, पहली बारी मैं वोट डाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ 370। हाँ, अपनी खुशी से वोट डाल रहे, क्योंकि क्या हक बनता है मैडम, वोट डालना तो हक बनता है मैडम, क्योंकि इससे तो हमारे आने वाला फ्यूचर तो इससे ठीक हो जाएगा। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। झारखंड के लोहरदग्गा में सरहुल थीम पर आधारित थीमेटिक बूथ पर खूबसूरत नजारा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था नजर आई। तो ओडिशा के ब्रह्मपुर में इको फ्रेंडली बूथ में डॉक्टरों, दवाइयों से लेकर सभी तरह के इंतजाम दिखाई दिए। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर में सुबह 7 से 9 बजे के बीच मतदान करने वालों को 56 दुकान संघ की ओर से फ्री में पोहा, जलेबी और आइसक्रीम भी बांटी गई। हमारे देश का विकास होना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना है, यही हमारी कामना है। इस चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की जिन 96 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट, महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट, बिहार की 5 लोकसभा सीट, उड़ीसा और झारखंड की 4 लोकसभा सीट और जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। इसके साथ ही 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। छुटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। आंध्र प्रदेश से वोटर के साथ दुर्व्यवहार के 2 मामले सामने आए। गुंटूर में वाईएसआरसीपी विधायक अन्ना बाथुनी शिव कुमार ने एक वोटर को थप्पड़ जड़ दिया, तो जहीराबाद के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश शेतकर के भाई नागेश शेतकर ने एक वोटर को लात मारी। वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। भाजपा का कहना है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मोटेश्वर में दिलीप घोष पर पथराव किया। मीडिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई और कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। चौथे चरण की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 379 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया। 4 चरणों के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों के अलावा असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। साथ ही 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान हो चुका है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को हुए मतदान का प्रतिशत 66.1% रहा, जबकि 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत 68.8% रहा, तो 7 मई को हुए तीसरे चरण का मतदान प्रतिशत 65.68% दर्ज किया गया। चौथे चरण की इन्हीं 96 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि वाईएसआरसीपी को 22, टीआरएस यानी वीआरएस को 9, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 4, टीडीपी को 3 सीटें मिली थीं। वहीं एआईएमआईएम, बीजेडी और शिवसेना को 2-2 सीटें, जेडीयू, एलजेपी, एनसीपी और जेकेएनसी को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। अब देखना होगा कि इस बार मतदाताओं ने किसे जनादेश दिया है, लेकिन इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा जब नतीजों का ऐलान होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो आज के चौथे चरण के मतदान के बाद लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी दलों के दिग्गज नेता चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वाराणसी में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में विशाल चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, राजद और इंडी गठबंधन के दलों पर जोरदार प्रहार किया और भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के साथ साथ जंगल राज को लेकर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण को कांग्रेस राजद का राजनीतिक हथियार बताया और कहा कि देश को कांग्रेस जैसी डरपोक और कमजोर सरकार की जरूरत नहीं है।
एनडीए के चुनाव प्रचार को और धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार में जनसभाएं की। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण की जनसभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ा। पीएम ने कांग्रेस, राजद और इंडी गठबंधन पर खूब हमले किए। हाजीपुर की जनसभा में पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद ने तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है। परिवारवाद को लेकर भी पीएम ने इन दोनों दलों पर निशाना साधा। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की जनसभा में कहा कि देश में एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस के हालिया बयान पर भी पीएम ने कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि देश कांग्रेस जैसी डरपोक और कमजोर सरकार नहीं चाहता। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। सारण में उमड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज दुनिया में भारत की साख भी है और धाक भी है। पीएम ने कहा कि मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले केंद्र में सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। तो इस देश का भला होगा क्या? भला होगा क्या? मुझे बताइए, भला होगा क्या? अरे आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, और अगर हर 2 महीने में टीचर बदल जाए तो आप जाकर के शिकायत करोगे कि भाई ये हर 2 महीने में टीचर बदल जाता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? प्रधानमंत्री की जनसभाओं के दौरान तो प्रधानमंत्री लगातार मुखर नजर आ रहे हैं लालचंद जी अपने। मुझे तो लगता है अगर क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं प्रधानमंत्री बिल्कुल अपने भाषणों में। और जैसा कि हमने अभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री काशी में हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर में वो पहुंच चुके हैं, तो वहां से संबंधित तस्वीरें आपको लगातार हमारे बुलेटिन में दिखाई पड़ती रहेंगी। आगे चलकर असीम जो है वो तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और आर्येंद्र को इस खास पेशकश में दीजिए अनुमति। नमस्कार।